In the last few lectures, we have discussed the electric and magnetic field due to an oscillating electric dipole. Actually, the basis on which we can find the electric field and magnetic field due to an oscillating electric dipole, our aim is to discuss. In this regard, first of all, we have seen the calculation of the electromagnetic potential, that is the scalar potential phi, and the vector potential A. And after that, you have calculated the magnetic field produced by an oscillating electric dipole at the field point. Now today we will see how the electric field produced by this oscillating electric dipole can be found at the field point. So let us consider an oscillating dipole, as you can see in this figure, and lying along the polar axis, that is z axis, and P is your field point where electric field produced by this dipole is to find. जैसा कि आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्केलर पोटेंशियल फाई एंड द वेक्टर पोटेंशियल ए. आपने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाई और ए के टर्म में हम निकालते कैसे हैं, क्या फॉर्मूला होता है. तो आपने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, दैट इज माइनस ग्रेड फाई, माइनस डेल ए बाय डेल टी. जैसा कि हमने पहले ही आपसे कहा था कि इस कैलकुलेशन में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करना कन्वीनियंट होता है. इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई, दैट इज डेल फाई, जानना होगा और डेल ए बाय डेल टी जानना होगा. तो ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डिफाइन करेंगे. और आपको हमने पहले ही बता चुका है कि जो ग्रेडियंट ऑफ फाई का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या डेफिनेशन होता है, हाउ इट इज डिफाइंड. एंड यू हैव सीन दैट डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल आर एन आर हैट प्लस 1 ओवर आर डेल फाई बाय डेल थीटा एन थीटा हैट एंड प्लस 1 ओवर आर साइन थीटा डेल फाई बाय डेल फाई एन फाई हैट. आप जानते हैं कि ये जो एन आर हैट, एन थीटा हैट और एन फाई हैट है, ये 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का सेट है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. और फिर जो लास्ट टर्म है माइनस डेल ए बाय डेल टी, उसको लिख देंगे. अब देखिए, अब इसको इवेलुएट करने के लिए हमको जानना होगा कि फाई और ए का क्या वैल्यू होता है, क्या एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट किया था. तो याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर को, हमने यहाँ उसको रिपीट किया है कि जो स्केलर पोटेंशियल फाई प्रोड्यूस्ड होता है ऑसिलेटिंग डाइपोल के कारण, उसका एक्सप्रेशन होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिटार्डेड वैल्यू ऑफ पी. जब आप पी को लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर, क्या मीनिंग है इसका, दिस इज द रिटार्डेड वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ पी एट द रिटार्डेड टाइम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड प्लस पी डॉट का रिटार्डेड वैल्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर सी. जब आप पी डॉट बोलते हैं इसका मतलब दिस इज डी पी बाई डी टी, नहीं, टाइम डेरिवेटिव है डाइपोल मोमेंट का. तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था फाई के लिए, ठीक है. और ए के लिए एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि दिस वाज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर टाइम्स रिटार्डेड वैल्यू ऑफ पी डॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस पी डबल डॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर सी एन फाई हैट. ये जो ए वेक्टर है वह कंप्लीटली इनफैक्ट एन फाई हैट यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, दैट इज एजीमुथल डायरेक्शन में होता है. तो आपने फाई और ए दोनों का वैल्यू डिफाइन कर दिया. अब इक्वेशन 1 से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं तो आप देखिए कि आपको क्या क्या जानना होगा. सबसे पहले हमें जानना होगा डेल फाई बाय डेल आर, मतलब फाई का पार्शियल डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में. फिर जानना होगा डेल फाई बाय डेल थीटा
और फिर जानना होगा डेल फाई बाय डेल फाई। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इस तीनों पार्शियल डेरिवेटिव को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, अब फिर इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ओके, अब देखिए हम लोग डेल फाई बाय डेल आर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि फाई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिटार्डेड पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस रिटार्डेड पी डॉट कॉस थीटा बाय आर सी। अभी आपने देखा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट फैक्टर है, ऑपरेटर से बाहर कर लिया, और ऑपरेटर डेल डेल आर को ऑपरेट करा देंगे किसके ऊपर, तो रिटार्डेड पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर अब प्लस रिटार्डेड पी डॉट कॉस थीटा बाय आर सी पर। ठीक है, अब तो सिंपल पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है आपको आर के रेस्पेक्ट में। तो देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हम जब आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस फर्स्ट टर्म का, दैट इज रिटार्डेड पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर का, तो ध्यान से देखिए कि पी में आर रिटार्डेड पी का मतलब क्या होता है। जब तुम लिखते हो रिटार्डेड पी, इसका मतलब है पी का वैल्यू एट टी माइनस आर बाय सी टाइम। नहीं, तो पी भी फंक्शन है आर का और आर स्क्वायर तो है ही आर का फंक्शन। इसका मतलब फर्स्ट टर्म में आर का दो फंक्शन है, एक है रिटार्डेड पी, दूसरा है आर स्क्वायर। लेकिन कॉस थीटा को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि आर से थीटा इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए फर्स्ट टर्म का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो u इंटू भी का रूल फॉलो करेंगे। अगर आप R1 बाय आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रिटार्डेड p को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। ठीक है, अब बोलो 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में क्या होगा, -2 बाय आर क्यूब। आप जानते हैं तो -2 बाय आर क्यूब 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, और ये जो रिटार्डेड पी कॉस थीटा है उसे ज्यों का त्यों लिख लिया। फिर अब हम लोग रिटार्डेड पी को डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, और आर स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आप कई बार डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं। यहीं पर देखिए कि अगर हम देखिए अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं रिटार्डेड पी का, तो रिटार्डेड पी को डिफ्रेंशिएट करिएगा डेल डेल आर रिटार्डेड पी, तो क्या होगा, यह पहले डिफ्रेंशिएटेड होगा किसके रेस्पेक्ट में, टी माइनस आर बाय सी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे डेल टी माइनस आर बाय सी इंटू, अब टी माइनस आर बाय सी को डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रेस्पेक्ट में। आर के रेस्पेक्ट में देखो, तो पी को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टी माइनस आर बाय सी, टी माइनस आर बाय सी रिटार्डेड टाइम है, तो हमको मिलेगा पी डॉट, नहीं पी डॉट रिटार्डेड पी डॉट, एंड अब t माइनस आर बाय सी को करेंगे तो t का तो 0 हो जाएगा, और डेल आर बाय डेल आर 1 हुआ, -1 बाय सी बचा रहेगा। सो ये हो जाएगा -1 बाय सी। इसका मतलब हुआ कि इसका डेरिवेटिव हो गया रिटार्डेड पी डॉट डिवाइडेड बाय सी विथ माइनस साइन। तो देखिए वही हमने लिखा है कि माइनस लिख दिया रिटार्डेड पी डॉट कॉस थीटा बाय सी, और आर स्क्वायर पहले से था वह आर स्क्वायर। ओके, तो आप ये डिफ्रेंशिएशन समझ गए होंगे। वैसे इस तरह का डिफ्रेंशिएशन आप कई बार देख चुके हैं। फिर अब जो सेकंड टर्म है पी डॉट कॉस थीटा बाय आर सी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसी आर के रेस्पेक्ट में। तो फिर पहले 1 बाय आर का, 1 बाय आर का क्या हो जाएगा, -1 बाय आर स्क्वायर, सी है ही, और पी डॉट रिटार्डेड कॉस थीटा ज्यों का त्यों है। ओके, अब फिर पी डॉट रिटार्डेड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आर को कांस्टेंट मानते हुए। तो आप
पी डॉट का करेंगे तो आप भी जैसा अभी आपने देखा है कि पी डबल डॉट अब बाय सी विथ माइनस साइन हो जाएगा, तो फिर माइनस आ गया और एक सी पहले से था इसीलिए सी स्क्वायर हो गया। सो दिस इज माइनस पी डबल डॉट रिटार्डेड कॉस थीटा बाय आर सी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव डेल फाई बाय डेल आर को फाइंड आउट कर लिया। अब डेल फाई बाय डेल थीटा को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक्सप्रेशन फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी रिटार्डेड पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस रिटार्डेड पी डॉट कॉस थीटा बाय आर सी लिख लिया। अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के, ध्यान दीजिए पी और आर दोनों में से कोई थीटा का फंक्शन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है थीटा से, इसलिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन केवल कॉस थीटा का होगा। ध्यान से देखो, सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कॉस थीटा का डीसी हो गया माइनस साइन थीटा, सो दिस विल बी माइनस रिटार्डेड पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब फिर इसी तरह सेकेंड टर्म में भी कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, सो आई हैव रिटन हियर माइनस एंड रिटार्डेड पी साइन थीटा बाय आर सी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल फाई बाय डेल थीटा। अब निकालेंगे डेल फाई बाय डेल फाई। ध्यान से देखो, फिर फाई का वैल्यू रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो इस ब्रैकेट के भीतर लिखा हुआ है। ओके, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये जो ब्रैकेटेड टर्म्स है क्या यह फाई डिपेंडेंट है? नो, यह आर और थीटा डिपेंडेंट है, न कि फाई डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे फाई के रेस्पेक्ट में और यह फाई का फंक्शन है ही नहीं तो होल रिजल्ट जीरो हो जाएगा। सो दिस डेल फाई बाय डेल फाई इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से आपने तीनों पार्शियल डेरिवेटिव को निकाल लिया। साथ ही साथ अब हमको जानना होगा कि डेल ए बाय डेल टी क्या होगा। हमारे इक्वेशन में डेल ए बाय डेल टी भी है, इसको अब निकालेंगे तो ए का वैल्यू रखना होगा, उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट फैक्टर है, फिर ऑपरेटर लगा देंगे डेल डेल टी किसके ऊपर, तो जो ए का वैल्यू है ए के वैल्यू में यह कॉन्स्टेंट फैक्टर पहले लिख लिया। बाकी टर्म क्या है, रिटार्डेड पी डॉट कॉस थीटा बाय आर एन आर हैट माइनस रिटार्डेड पी डॉट साइन थीटा बाय आर एन थीटा हैट। याद है अभी तुरंत मेंशन किया है ए का वैल्यू। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। देखो कांस्टेंट फैक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख लिया। अब टी के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। ध्यान से देखो कि आर और थीटा बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टी। टी पर डिपेंड केवल करता है पी डॉट। टी पर कौन डिपेंड करता है? पी डॉट। तो टी के रेस्पेक्ट में जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा पी डबल डॉट कॉस थीटा बाय आर। टी के रेस्पेक्ट में करने पर टी माइनस आर बाय सी के रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएशन होगा किसका? पी डॉट का। जब इस पर आप ऑपरेटर लगाएंगे तो पहले टी माइनस आर बाय सी के रेस्पेक्ट में होगा और ये हो जाएगा पी डबल डॉट। ठीक है, अब फिर टी माइनस आर बाय सी को करेंगे तो टी का 1 आर बाय सी का 0, इसलिए इंटू 1 ही रहा, इसलिए सिर्फ हो गया पी डबल डॉट रिटार्डेड और कॉस थीटा बाय आर। ये सब आप कर चुके हैं पहले। ठीक है, फिर दूसरे टर्म में भी है पी डॉट, तो फिर पी डबल डॉट हो गया साइन थीटा बाय आर एन थीटा हैट। ओके, इस तरह से इक्वेशन 1 में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड था उसमें जो भी पार्शियल डेरिवेटिव है सबको हमने सेपरेटली फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो 4 इक्वेशंस आपको मिला है, इक्वेशन नंबर 2 से लेकर के इक्वेशन नंबर 5 तक, इस सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। इसको आप इक्वेशन 2 कहिए। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करना है सारे वैल्यू को जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, और तब उस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगा।
तो ध्यान से देखिए कि हम जब यह सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन 1 में, तो ई बराबर क्या होगा। पहले डेल फाई बाय डेल आर वाला टर्म है जिसमें 1/4πε0 कांस्टेंट फैक्टर आता है। अब बार बार हम पेज टर्न करके नहीं दिखाते हैं, आप वहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। तो देखिए आ जाएगा 1/4πε0 2p रिटार्डेड कॉस थीटा बाय आर क्यूब प्लस p डॉट रिटार्डेड कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर सी प्लस p डॉट रिटार्डेड कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर सी प्लस p डबल डॉट रिटार्डेड कॉस थीटा बाय आर सी स्क्वायर एन आर हैट एंड प्लस रिटार्डेड p साइन थीटा बाय आर क्यूब प्लस p डॉट रिटार्डेड साइन थीटा बाय आर स्क्वायर सी एन थीटा हैट। ठीक है, ये सारा वैल्यू आपने रख दिया डेल फाई बाय डेल आर और डेल फाई बाय डेल थीटा वाला। ओके, अब जो डेल ए बाय डेल टी टर्म है वह इक्वेशन 5 में अब आप देखिए उसको लिख देंगे इतना के बराबर वह माइनस के रूप में आता है, माइनस डेल ए बाय डेल टी। सो यहाँ माइनस हो गया 1/4πε0 सी स्क्वायर, और यहाँ जो आपने वैल्यू निकाला इक्वेशन 5 में उसे ज्यों का त्यों यहाँ पर पुट कर दिया। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ जो टर्म है 1/4πε0 इस डायरेक्ट इस टर्म को देखो जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इस पर ध्यान दो। 1/4πε0 सी स्क्वायर इंटू आर, नीचे में आर, और p डबल डॉट रिटार्डेड कॉस थीटा, और यहाँ भी फर्स्ट टर्म को देखिए एन आर हैट वाले को देखिए, एन आर हैट वाले को यह है -1/4πε0 सी स्क्वायर रिटार्डेड p डबल डॉट कॉस थीटा बाय आर एन आर हैट। तो ये दोनों सेम है कि नहीं, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। बाकी सारे टर्म को अब अरेंज करके लिखेंगे इस मैनर से कि पहले तुम देखो कि वैसा टर्म जिसमें 1/4πε0 कांस्टेंट फैक्टर है उसको एक साथ लिखेंगे, फिर 1/4πε0 इंटू सी वाला टर्म जो कांस्टेंट फैक्टर होगा उसको लिखेंगे, और लास्टली 1/4πε0 सी स्क्वायर जिसमें कांस्टेंट फैक्टर होगा उसको लिखेंगे। इस तरह से जब आप इस सारे टर्म को अरेंज करके लिखेंगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा वो ज़रा देखिए। इक्वल टू 1/4πε0 टाइम्स 2 रिटार्डेड p cos थीटा बाय आर क्यूब एन आर हैट प्लस रिटार्डेड p साइन थीटा बाय आर क्यूब एन थीटा हैट। ओके, फिर हमने जैसा कहा था कि अब वैसे टर्म को सिलेक्ट करना है जिसमें 1/4πε0 सी कांस्टेंट फैक्टर के रूप में आता है। सो दिस विल बी 2p डॉट रिटार्डेड कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर एन आर हैट प्लस p डॉट रिटार्डेड साइन थीटा बाय आर स्क्वायर एन थीटा हैट, और फिर फाइनली 1/4πε0 सी स्क्वायर p डबल डॉट रिटार्डेड साइन थीटा बाय आर एन थीटा हैट। आप इस रिजल्ट के सिमेट्री को देखिए, यहाँ जो फर्स्ट रो में हमने दो टर्म लिखा उसमें आप अगर ध्यान दें तो कांस्टेंट है 1/4πε0, ठीक है, और रिटार्डेड वैल्यू है p का। ध्यान से देखो रिटार्डेड वैल्यू किसका है, p का, दोनों टर्म में, और साथ ही साथ डिवाइडेड है आर क्यूब से। सिमेट्री पर ध्यान दीजिए, एक तरफ c का पावर यहाँ पर है 0, r का पावर है 3 और p पर कोई डॉट नहीं है। याद रखने का टेक्निक बताते हैं। सेकेंड टर्म में अब c पर एक पावर कर देंगे और p पर एक डॉट डाल देंगे और r के पावर को 1 से घटा देंगे। याद करो सिमेट्री में देखो कैसे है। तो 1/4πε0 c आ गया और यहाँ हो गया p डॉट, सेकेंड टर्म में भी p डॉट और नीचे हो गया आर स्क्वायर। ओके, और लास्ट टर्म में फिर c का एक पावर बढ़ गया। अब 1/4πε0 सी स्क्वायर आ गया और p पर एक डॉट बढ़ गया, p डबल डॉट। ये याद करने का टेक्निक है, ध्यान से देखो, साइन थीटा और r का पावर 1 से घट गया r, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑसिलेटिंग डायपोल एट द फील्ड पॉइंट। अब ये तो रिजल्ट हो गया। अब इस रिजल्ट में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है
उसको ज़रा आप नट सेल में देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट टर्म पर ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअली यहाँ 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p रिटार्डेड कॉस थीटा बाय आर क्यूब टाइम्स nr हैट प्लस p रिटार्डेड साइन थीटा बाय आर क्यूब n थीटा हैट। मतलब जिसमें रिटार्डेड वैल्यू ऑफ p आता है वह टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप ज़रा देखिए कि यहाँ p डॉट नहीं आता है, p आता है। इसका मतलब हुआ कि डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, स्टैटिक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ स्टैटिक डायपोल मोमेंट, कांस्टेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। और आर क्यूब फैक्टर नीचे होने का मतलब है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आर क्यूब का अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर के छोटे वैल्यू के लिए भी यह फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। आर का वैल्यू बढ़ाओगे तो मान लो 2 कर दिया तो 2 का क्यूब 8, काफ़ी घट जाता है। 3 कर देंगे तो 27 टाइम्स घट जाएगा। सो दिस इज ए शॉर्ट रेंज फील्ड। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे कि यह एक शॉर्ट रेंज फील्ड है, मतलब इसका इफेक्ट कम डिस्टेंस तक ही अनुभव होगा, लार्ज डिस्टेंस तक नहीं। और जो शॉर्ट रेंज फील्ड होता है उसके कारण कोई रेडिएशन नहीं होता है, उसके कारण पावर इमिशन नहीं होगा। दिस इज जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हिच यू स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने पहले पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको, वह सिचुएशन है। लेकिन अगर हम लोग अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरे पार्ट को, तो दूसरा पार्ट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डॉट रिटार्डेड कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर nr हैट प्लस p डॉट रिटार्डेड साइन थीटा बाय आर स्क्वायर n थीटा हैट। ओके, इसमें आप देखिए कि p डॉट मौजूद है, लेकिन याद करो फर्स्ट ही क्लास को कि p डॉट जो है दैट इज इक्वल टू करंट एलिमेंट आइडियल, नहीं, ये करंट एलिमेंट आइडियल। इसका मतलब है कि यह जो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यह ऑसिलेटिंग डायपोल के कारण है। एक्चुअली इस फील्ड को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव फील्ड, या इसको कहते हैं कॉन्वेक्टिव फील्ड, या इसको कूलम टाइप फील्ड कहते हैं। और ये आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जो लास्ट टर्म आप देख रहे हैं, थर्ड पार्ट जो फील्ड का है वह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर p डबल डॉट साइन थीटा बाय आर n थीटा हैट। एक्चुअली इन दिस पार्ट यू कैन सी द फील्ड डिपेंड्स ऑन 1/r, दैट इज ये r का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स दिस इज ए लॉन्ग रेंज फील्ड। यह कौन फील्ड है? लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब बहुत ही लार्ज वैल्यू जब आर का होगा तब यह फील्ड इनइफेक्टिव होगा, तब इसका प्रभाव खत्म होगा। और जो लार्ज रेंज फील्ड होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएशन, पावर रेडिएशन, एनर्जी रेडिएशन। सो इस लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है फील्ड का, इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन फील्ड। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जब हम लोग रेडिएशन डिस्कस करेंगे उसके लिए। ठीक है, इसलिए देखिए हमने यहाँ मेंशन किया है कि रेडिएशन फील्ड को अगर ER लिख दें तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर p डबल डॉट रिटार्डेड साइन थीटा बाय r n थीटा हैट। यह साइन थीटा का प्रोपोर्शनल है, देखो ध्यान से। तो अगर तुम थीटा का वैल्यू 0 ले लेते हो तो साइन थीटा 0 होगा, और साइन थीटा 0 तो ER भी 0 नहीं। और थीटा 0 कब होगा? तो आप जानते हैं कि थीटा कौन एंगल होता है? जो पोलर एक्सिस से हमारा यह पोजीशन वेक्टर फील्ड पॉइंट का आर एंगल बनाता है, दैट इज थीटा। तो अगर यह फील्ड पॉइंट पोलर एक्सिस पर या डायपोल के एक्सिस पर ही सिचुएटेड हो तब थीटा 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोलर एक्सिस पर रेडिएशन फील्ड का वैल्यू 0 होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस इक्वेटोरियल एक्सिस पर पॉइंट P ले लेते हैं तो थीटा बढ़ करके हो जाएगा π/2, और साइन π/2 1 होता है जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब
इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल प्लेन में रेडिएशन फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है। एक्चुअली सेम फीचर आपने मैग्नेटिक फील्ड का भी देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो रेडिएशन फील्ड होता है बी आर, वह भी साइन थीटा का ही प्रोपोर्शनल होता है, उसका भी वेरिएशन इसी मैनर से होता है। लेकिन एक फ़र्क है कि ये जो ई आर वेक्टर है और जो ई थीटा बी आर वेक्टर होता है, भले ही उसका वेरिएशन का मैनर सेम है थीटा के साथ, लेकिन ई आर और बी आर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, ऑर्थोगोनल होता है एक दूसरे पर, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल के कैलकुलेशन को समझ गए होंगे। अब फील्ड कैलकुलेशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब एक ही पार्ट बचा इस प्रॉब्लम का, एंड दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ पावर रेडिएटेड बाय द ऑसिलेटिंग electric dipole, and that will be discussed in the forthcoming lecture.